और पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने कहा है कि मित्र ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बात हुई है। ट्रंप को उनकी शानदार जीत पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर काम करने के लिए उत्सुक हूं। भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करेंगे। और अगली अहम खबर है, पीएम मोदी ने से बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप। पीएम मोदी से पूरी दुनिया प्यार करती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत शानदार देश है, पीएम मोदी शानदार इंसान है। पीएम मोदी और भारत को सच्चा दोस्त मानता हूं। आपको बता दें, इससे पहले ट्रंप की जीत पर सबसे पहले बधाई देने वाले नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी 4 तस्वीरों को पोस्ट करके लिखा था, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आपको ऐतिहासिक चुनावी विजय पर हार्दिक बधाइयां। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए, आपसी सहयोग को नया आयाम देने के लिए उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। और ट्रंप कई बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं और दोनों अच्छे दोस्त हैं। राष्ट्रपति रहते हुए जब ट्रंप भारत दौरे पर आए तो अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में लाखों लोगों के बीच दोनों नेता मिले। दोनों ओर से एक दूसरे की जमकर प्रशंसा हुई। दोनों ने एक दूसरे को सच्चा दोस्त बताया। दोनों लीडर्स के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली थी। अब ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती के बाद हम बात करते हैं, आखिर ट्रंप की जीत से रूस और यूक्रेन युद्ध पर क्या असर पड़ेगा। ट्रंप युद्ध खत्म कराने के लिए क्या करेंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के हालात को देखते हुए उनके जो बयान सामने आए उससे फिलहाल संकेत ये मिले कि यूक्रेन को मिलने वाली मदद में कटौती कर सकते हैं। यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद की आलोचना वो करते रहे हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को एक शानदार सेल्समैन बताया था, लेकिन क्या हो सकता है ट्रंप का समाधान, ये भी समझना जरूरी है। आपको बता दें, यूक्रेन के 65,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर रूस का कब्जा है। क्रीमिया, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया, डोनेस्क, खेरसों पर कब्जा। वहीं ट्रंप जीते हुए इलाके का कुछ हिस्सा रूस को दे सकते हैं, और यही बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जीते हुए इलाके के कुछ हिस्से पुतिन छोड़ने पर सहमत हो सकते हैं। ट्रंप की इस जीत से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर को अब जरा समझिए, क्योंकि क्या कर सकते हैं ट्रंप, इस पर दुनिया की नजर है। हालांकि पश्चिम एशिया के लिहाज से ये बात समझिए, जहां युद्ध को रोकने के लिए कदम उठाएंगे। और ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को न्यूक्लियर देश नहीं बनने देंगे। ट्रंप ने नेतन्याहू को गाजा युद्ध खत्म करने के लिए भी कहा है। हालांकि पश्चिम एशिया के बाद अब चीन और ताइवान के इस रुख को देखते हुए ट्रंप चीनी विस्तारवाद के खिलाफ तो है ही, ताइवान को ज्यादा ताकत देने के भी पक्ष में ट्रंप रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लिहाज से इस बात को ऐसे समझिए, जहां ट्रंप किम के बीच कभी भी हॉटलाइन खुल सकती है, और नॉर्थ कोरिया से बातचीत के पक्ष में भी ट्रंप नजर आए हैं। लेकिन बांग्लादेश, जिसको लेकर पिछले दिनों उनकी तरफ से बयान भी आया, बांग्लादेश में बेचैनी बढ़ गई है। ट्रंप के मोहम्मद यूनुस से अच्छे संबंध नहीं है, और बांग्लादेश की मुश्किलें ऐसे वक्त में जाहिर सी बात है बढ़ सकती हैं। और वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले के पहले दिन से ही डोनाल्ड ट्रंप नाटो पर निशाना साधते रहे हैं। वो यूक्रेन पर रूस के हमले के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन पर ठीकरा फोड़कर चुनाव जीते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली मदद में कमी आ सकती है। नाटो को यह डर पहले से है कि अगर ट्रंप जीते तो अमेरिका से नाटो को मिलने वाले बजट में बड़े पैमाने पर कटौती होगी। तो अब ट्रंप की ये जीत और इस जीत के बाद नेटो पर असर को देखते हुए इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि ट्रंप की जीत और नेटो पर असर को इस लिहाज से समझिए, जहां नेटो में शामिल यूरोपीय देशों पर जाहिर सी बात है दबाव बढ़ेगा। 32 में से 9 देशों के लिए मुश्किलें भी हो सकती हैं, जो अपनी जीडीपी का 2% नेटो में खर्च नहीं करते। अब ट्रंप जर्मनी से अपनी 12,000 सैनिकों की फोर्स हटाने पर भी विचार कर सकते हैं। ट्रंप जर्मनी में अपना मिलिट्री बेस दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप जर्मनी से अपना आर्टिलरी बेस भी हटा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के तुरंत बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने उन्हें बधाई दी। लेकिन इस बधाई को औपचारिकता की तरह देखा जा रहा है, बल्कि इसे शेख हसीना की बांग्लादेश में सियासी वापसी की दिशा में एक रणनीतिक पहल भी माना जा रहा है। और साथ ही ट्रंप की जीत पर क्या हसीना की वापसी होगी, यह भी एक अहम सवाल है। बांग्लादेश सरकार के मौजूदा प्रमुख मोहम्मद यूनुस हैं। यूनुस की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के अच्छे संबंध हैं। बाइडेन प्रशासन में उनकी घनिष्ठता भी थी। हसीना को ट्रंप प्रशासन में और भी समर्थन मिल सकता है। हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने की इच्छा भी जाहिर की है।
अब आपको ये बताते हैं कि ट्रंप की जीत के बाद अवामी लीग ने अपने प्रमुख शेख हसीना की ओर से पोस्ट में क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप की शानदार चुनावी जीत उनके नेतृत्व के असाधारण गुणों और अमेरिकी लोगों द्वारा उन पर दिए गए अपार भरोसे का ही नतीजा है। ट्रंप के नए कार्यकाल में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से क्या शेख हसीना की बांग्लादेश की सत्ता में वापसी का रास्ता खुल सकता है? देखिए वॉशिंगटन से हमारे संवाददाता मनीष झा की ये रिपोर्ट। 5 अगस्त को बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को जबरन त्यागपत्र देना पड़ा और भारत आकर शरण लेनी पड़ी। लेकिन उसके ठीक 3 महीने बाद यानी 5 नवंबर को वो हुआ जिसके बाद शेख हसीना को बांग्लादेश वापसी की उम्मीद दिखाई देने लगी है। 5 नवंबर यानी वो दिन जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव में जीते। ऐसे में शेख हसीना ने इस मौके का तुरंत फायदा उठाया और डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई संदेश भेजा। उस बधाई संदेश में ट्रंप की जमकर तारीफ की गई और साथ ही शेख हसीना ने कहा कि कैसे अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रति एक विशाल भरोसा जताया है। दरअसल कहानी कुछ और है। कहानी यह है कि बांग्लादेश की सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस क्लिंटन परिवार के बेहद करीबी हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इशारे पर ही बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ। शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा और फिर शेख हसीना ने यह कहा भी कि बांग्लादेश ने अगर सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को सौंप दिया होता तो आज वो अपनी कुर्सी पर बनी रहती। बाद में अमेरिका के दबाव में कोई भी मुल्क शेख हसीना को ना वीज़ा देने को तैयार है और ना ही किसी भी तरह की कोई मदद देने को तैयार है। ऐसे में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सिर्फ और सिर्फ भारत का सहारा था। और अब जबकि ट्रंप नए राष्ट्रपति बने हैं तो शेख हसीना को यह लग रहा है कि क्लिंटन परिवार के करीबी और बाइडेन के इशारे पर काम करने वाले मोहम्मद यूनुस को हटाकर दोबारा से उन्हें सत्ता मिल सकती है और ऐसे में ट्रंप उनके लिए कारगर हो सकते हैं। और यही वजह है कि ट्रंप के जीतते ही शेख हसीना ने एक बांग्लादेश में नया खेला होने की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के लाहौर में प्रदूषण से बुरा हाल, जहां लाहौर में AQI 1900 के पार पहुंच गया है। आपको बता दें खराब प्रदूषण से हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं और लाहौर में लगाया जा सकता है लॉकडाउन। तो लगातार बढ़ते AQI और लोगों की मुश्किलों के बीच ये बड़ा फैसला भी हो सकता है। जहां लाहौर में प्रदूषण से बुरे हाल की ये तस्वीर देखिए और लाहौर में अब AQI 1900 के पार पहुंच गया है। खराब प्रदूषण से लोगों के बीमार पड़ने को लेकर भी खबरें आ रही हैं। लाहौर में अब लगाया जा सकता है लॉकडाउन। तो प्रदूषण से बुरे हाल की ये तस्वीर लाहौर के आसपास हर उस इलाके से सामने आ रही है जहां बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है। विजिबिलिटी ना के बराबर है। हर वक्त पूरे दिन इसी तरह के हालात, जहां देखिए प्रदूषण की इस चादर से ढक चुके लाहौर की वो तस्वीर सामने आ रही है जहां AQI अब 1900 के पार पहुंच गया है। तो इन तस्वीरों के देखिए जिससे साफ है कि प्रदूषण से हाल बेहाल हो चुका है और खस्ता हाल पाकिस्तान ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया है। 1900, जी हां, ये कोई मामूली नंबर नहीं है बल्कि ये आंकड़ा है पाकिस्तान के लाहौर में प्रदूषण का जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लाहौर में रहने वाले करोड़ों लोग इतनी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं जो हर दिन 80 से ज्यादा सिगरेट का धुआं पीने के बराबर है। लाहौर का AQI लगातार 1000 से 1900 के बीच बना हुआ है और इस खतरनाक प्रदूषण के कारण अब लाहौर में लॉकडाउन लगाए जाने की भी बात हो रही है। हालांकि गैस चैम्बर बने लाहौर से TV9 भारतवर्ष संवाददाता गुलाम अब्बास की ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त मौजूद हूं दुनिया के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी लाहौर में। अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो इस वक्त लाहौर में सांस लेना भी मुश्किल है और जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं ये सुबह का टाइम है और इस वक्त भी 1000 को एयर क्वालिटी इंडेक्स क्रॉस कर चुका है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में पंजाब की सरकार ने लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। इसमें लाहौर में स्कूल में तमाम स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। बच्चों को एक हफ्ते के लिए स्कूल भेजने से रोक दिया गया है और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को और इसके साथ फैक्ट्रियों को बंद करने का ऐलान किया गया है। जबकि लोगों को ये एडवाइजरी जारी की गई है कि वो मास्क के बगैर घर से ना निकले और अगर बहुत ज्यादा घर से निकलना जरूरी भी हो तो मास्क और वो भी डबल मास्क लगाएं।
गुलाम अब्बास की आप लाहौर से ये सीधी रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डेटा आपके सामने रखते हैं, क्योंकि प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से जिस तरीके से इसे मॉनिटर किया जाता है, ये रिकॉर्ड है कि लाहौर में AQI 1900 को पार कर चुका है। जबकि फिलहाल इंफॉर्मेशन दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की आपके सामने, जहां दिल्ली में AQI लेवल फिलहाल 400 के नजदीक सस्टेन कर रहा है, जबकि हरियाणा में 200 रिकॉर्ड किया गया है और पंजाब में 250। लेकिन लाहौर की स्थिति को देखते हुए अब लॉकडाउन को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जल्द ही लाहौर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बाद लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। और एक और अहम खबर है, लाहौर में स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया गया है। 17 नवंबर तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की तैयारी है। सरकारी निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। और वहीं पाकिस्तान पंजाब की सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुस्तान पर फोड़ने की कोशिश कर रही है। TV9 संवाददाता गुलाम अब्बास की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने लाहौर में वाक़या स्मोक की जिम्मेदारी भारत पे डाली है और आज पाकिस्तान की पंजाब की जो सीनियर मंत्री हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें ये कहा कि हरियाणा, जलंधर और अमृतसर से आने वाली हवाएं जो हैं वो लाहौर में स्मोक को बढ़ा रही है। हालांकि मरियम औरंगजेब जो कि पंजाब की सीनियर मंत्री हैं, उन्होंने ये 2 हफ्ते पहले ही कहा था कि 70% स्मोक जो है वो लाहौर में जो मौजूद है वो पाकिस्तान के अंदर से जनरेट हो रही है, जबकि 30% स्मोक जो है वो भारत से पाकिस्तान पहुंच रही है। इन्हीं सब को देखते हुए पाकिस्तान पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने भारतीय पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको खत लिखने का ऐलान भी किया है। तो इन आरोपों के बीच अब गैस चैम्बर बने लाहौर के प्रदूषण के कारण भी जान लीजिए, हकीकत जान लीजिए, क्योंकि यहाँ वाहनों के धुएं की अगर बात करें तो 84% इसका कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं। और ये एक बड़ी और मुख्य तौर पर वजह देखी जा रही है कि वाहनों के धुएं की वजह से ही ये दिक्कत और ज्यादा बढ़ गई है। जबकि फैक्ट्रियों के धुएं की बात करें तो करीब 10%, पराली का धुआं करीब 4% और कूड़े का धुआं करीब 3%। यानी गैस चैम्बर बने लाहौर में प्रदूषण के ये वो कारण है जिसके देखिए कि किस तरीके से जहरीली हवा की वजह से अब लाहौर में रहने वाले लोगों का भी दम घुट रहा है। और आइए अब देखते हैं आपकी बार किसकी सत्ता। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी खबर यह है कि मतदान की तारीख नजदीक आते ही अब चुनावी मैदान में तैमूर लंग की एंट्री हो गई है और महाराष्ट्र चुनाव में पीएम पर अब तैमूर लंग वाला वार किया गया है और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर यह प्रहार किया है। खड़गे ने कहा 2 लोगों के साथ मिलकर तैमूर लंग बन रहे हैं। खड़गे ने कहा जेडीयू टीडीपी की 2 टांग मिली है। पहले तो 400 पार, मोदी है तो सब कुछ है, ये कहते थे, लेकिन मोदी की गारंटी भी गई, 400 पार भी गया और 2 टांग दूसरों की लगा के हुकूमत तैमूर लंग कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा के मंच से पीएम मोदी पर प्रहार कर रहे थे। उसी मंच पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार समेत तमाम सहयोगी दल के नेता भी मौजूद थे। सभी ने बारी बारी से पीएम मोदी पर हमला बोला है और इसी मंच से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव आयोग पर दबाव डालती है और CBI, ED, IT का इस्तेमाल कर सरकार गिराती है। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते हैं, CBI, ED, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर सरकार गिराते हैं। आप याद रखिए कि पिछली महाराष्ट्र की सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी और उस सरकार को चोरी कर पैसा देकर हटाया गया था।
एमवीए ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए 5 गारंटी की घोषणा की है। एमवीए ने महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया है। साथ ही महिलाओं के लिए मुफ्त बस का भी ऐलान किया गया है। एमवीए की गारंटी में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण माफी की भी बात कही गई है। साथ ही 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाएं देने का वादा किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव जीतने के लिए एमवीए ने जनता से क्या क्या वादे किए हैं। ये 5 गारंटी अब इंफॉर्मेशन वॉल पर अब आपके सामने, जहां 5 गारंटियों में सबसे पहली गारंटी खबर है 25 लाख तक मुफ्त इलाज को लेकर। अब ये पहली गारंटी, लेकिन अब दूसरी गारंटी जहां पर देखिए कि किस तरीके से किसानों पर भी फोकस करते हुए ये साफ तौर पर सुनिश्चित करने की इस गारंटी के जरिए कोशिश की गई है कि 25 लाख तक महिलाओं को बेरोजगारी भत्ता और वहीं महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति महीना और फ्री बस सेवा, बेरोजगारी भत्ता 4,000 महीना, जबकि किसानों का 3 लाख तक कर्ज माफ और जाति जनगणना और आरक्षण सीमा में बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल ये गारंटी को लेकर खबर सामने आई है। और अगली खबर पटना से आ रही है। पटना में थोड़ी देर में शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा। बुधवार को पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना लाया गया, तो कुछ देर में ही शारदा सिन्हा का राजकीय सम्मान के साथ पटना में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का कल देहांत हो गया था और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारे सहयोगी अभिजीत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अभिजीत, हम देख पा रहे हैं रामकृपाल यादव हैं इन तस्वीरों में और कई बड़े राज्य के नेता हैं जो कि शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बारे में क्या जानकारी आप तक पहुंची है? इस वक्त हम पटना के राजेंद्र नगर में ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि अंतिम यात्रा शारदा सिन्हा की यहां से निकल रही है। फूलों से सजी हुई आपको ये मुक्ति रथ सामने दिखाई देगी और इसमें पार्थिव शरीर शारदा सिन्हा का रखा गया। उनके परिजन उसमें साथ हैं। सामने वाली सीट पर उनके बेटे बैठे हैं जो काफ़ी भावुक हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं और इसी नम आंखों के साथ तमाम लोग यहाँ पर उन्हें आज अंतिम विदाई दे रहे हैं। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना से। यहाँ से गुलबी घाट उनको लेकर जाया जाएगा, वहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। बहुत ही एक भावुक क्षण था जब उनके आवास से उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा था। तमाम लोग वहां पर जुटे हुए थे और चूंकि शारदा सिन्हा को लोग छठ के गीतों से जोड़ते हैं, उनके बिना छठ को अधूरा माना जाता है। इसलिए भी एक बड़ी जो बात है लोगों के लिए कि छठ के समय ही उनका देहांत भी हुआ है, तो उसको लोग एक संयोग की तरह भी मानते हैं। और आप देख सकते हैं कि अंतिम यात्रा भी जब निकल रही है तो तमाम आपको गाड़ियों की ये जो कतार है वो आपको लगी हुई दिखाई देगी। लोग वहाँ पर जो गुलबी घाट पर भी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पर भी सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचे हैं और उनको सभी अंतिम विदाई देना चाहते हैं। हम तमाम लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, उनके लिए भी एक बहुत भावुक क्षण था कि किस तरीके से शारदा सिन्हा का जो देहांत है वो छठ के समय में ही हुआ है। तो एक संयोग भी लोग इसको मानते हैं। उनका कहना है कि हो सकता है कि उनके लिए एक सौभाग्य की बात भी हो, लेकिन जो पूरा जनमानस है उनके लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि अब शारदा सिन्हा उनके बीच नहीं रहे। तो एक भावुक क्षण जरूर लोगों के लिए और आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। जी शुक्रिया अभिजीत पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब वक्त हो गया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हमारे शो पोल खोल का। हमारे संवाददाता अक्षय विनोद शुक्ला आज मुंबई के वर्ली विधानसभा क्षेत्र में है। ये काफी हाई प्रोफाइल सीट है। आदित्य ठाकरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई के वर्ली से देखिए हमारा स्पेशल शो पोल खोल। मुंबई के भीतर वो विधानसभा सीट जहां 34 साल से शिवसेना का कब्जा है, जहां 2 बड़े राजनीतिक घरानों के चिराग चुनावी मैदान पर उतरे हुए हैं। आज हम वहां पहुंच चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ और आज हम इन गलियों में घूमेंगे जिसे वर्ली की गलियां कहा जाता है। वर्ली की गलियां, वर्ली की सड़कों पर घूमते हुए वर्ली के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2019 से लेकर 2024 तक क्या कुछ बदला है। जैसे ये सीलिंग बांद्रा से वर्ली को जोड़ रहा है, वैसे ही वर्ली में कोई ऐसी चीज नजर आ रही है जो मुंबई की रफ्तार से वर्ली को जोड़ रहा है, या जिस तरीके से पार्टियों का विभाजन हुआ है उसका असर यहाँ राजनीतिक रूप से किसी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। सवाल कई हैं और जवाब का इंतजार है। तो आइए बिना देरी किए हमारा एक खास सफर शुरू करते हैं। वर्ली में हमारा पहला ठिकाना वो खास जगह है जो महाराष्ट्र चुनाव में सबसे अहम मुद्दों को अपने में समेटे हुए है, और ये है ब्रिटिश डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट। ऐसे नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं कहूं BDD
तो शायद आप समझ जाएं, क्योंकि 121 यहाँ पर इमारतें हैं जिसमें रहने वाले रहवासी हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ठीक है सर, बरोबर। लेकिन बीडीडी का ये मुद्दा लगातार उतना ही पुराना होता जा रहा है जितनी पुरानी यहाँ की इमारतें आपको इस वक्त यहाँ नजर आ रही हैं। लेकिन आप लोगों के यहाँ से तो आदित्य ठाकरे हैं। आदित्य ठाकरे ने तो बोला था कि हम अपने इलाके को अच्छा जानते हैं और समझते हैं। कुछ नहीं किया अभी तक, कुछ नहीं, घूमते भी नहीं। लोगों ने चुन के दिएगा, खुद चुन के आया है। प्रस्ताव पक्ष का लोग चुन के देते कि हमारा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, किया ही नहीं। तो ये चुनाव में उनको आंसर मिलेगा। अभी नहीं आ रहे क्या वोट लेने? अभी आएगा नहीं आएगा तो भी हम लोग को कुछ फर्क नहीं। हम लोग को वोट किसको देने का हमने तय किए ले। 2017 में जो प्लान दिया था कि हमारे को 22 माले का 20 माले का बिल्डिंग मिलने वाला था। अभी ये लोग ने, ये अभी सरकार आई, कोविड का बहाना लेके लोगों को फंसा के ये लोग ने 40 माले की बिल्डिंग बना दिया। अब कोई अम्यूनिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, सब हमने जानकारी लिया इसमें। हमें बिना पूछे, बिना लोगों का राय लेके, मत लेके तो माडा तो कह रहा है कि ये जो 40 माले की बिल्डिंग है ये अभी हम मार्च 2025 में डिलीवर करते हैं, उसमें से पहला जो है हम अभी जनवरी में भी डिलीवर कर देंगे। तो उससे आप लोग को खुशी नहीं आ रही? देखो, प्रैक्टिकल रहना अलग बात है, लोगों को दूसरा बोलना अलग है। लोगों को गुमराह किया, 40 माले का किया, गलत है। अरे यहाँ का कोई भी एमएलए हो, आने वाले भी जो रह के भी, यहाँ के पब्लिक बहुत होशियार है। जो हमारे साथ देखता है तो हम उनके साथ देखता हूँ। मैं एक रहवासी हूँ, वैसे सारे बीड़चल के रहवासियों का एक ही मत है। हमारे जो रहवासियों का भला करेगा रीडेवलपमेंट में, सारे वोट उसी को जाएंगे। इस बीड़चल में सारे धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, सब धर्म के लोग उसी को वोट करेंगे। यहाँ पे धर्म का भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पे एक ही धर्म है, पुनर्विकास, और दूसरा कुछ धर्म नहीं है। पुनर्विकास कोई कर रहा है? अभी क्या उसमें भी आश्वासन चल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हमारे चाल के रहवासी हमें चाहिए, तो अदली बदली कर रहे हैं। मैनेजमेंट भी बराबर नहीं। मुंबई में अगर आपने वड़ा पाव नहीं खाया तो शायद आपने कुछ नहीं खाया। फिलहाल हम जाम्बूरी मैदान के सामने एक फेमस वड़ा पाव सेंटर पर है। ये आपकी दुकान है? हाँ। कितने साल से चला रहे हैं? 1968 से। 1968 से। तो पिताजी, ये दादाजी, ये दादाजी के 18 पैसे से वड़ा पाव शुरू हुआ। अब अभी ये 20 रुपये है। हाँ, तो 20 रुपये अभी महंगाई की वजह से हो गए, नहीं तो 20 नहीं बनता था। महंगाई इतना बढ़ गया है तो कुछ बोल ही नहीं सकते। महंगाई की वजह से वड़ा पाव बढ़ गया। तो सरकार महंगाई कम करने का सोच नहीं रही? नहीं, सोचना चाहिए। महंगाई कम होएगा तभी तो वड़ा पाव थोड़ा बे हो जाएगा ना। वड़ा पाव के साथ साथ याददाश्त की गोली भी खानी चाहिए। आप थोड़ा आगे आइएगा भाई साहब, आप भी यहाँ वड़ा पाव में मुझे इंटरेस्टेड लग रहे हैं, लेकिन जो वो कह रहे थे उनकी बातों में इंटरेस्ट आ रहा था। देखो, हम लोग 2000 जब 1995 में जब सरकार थी शिवसेना की, तब बाला साहब ने भी 5 चीज़ों का जो रेट था वो स्टेबल रखा था। अभी भी 2019 से लेकर 2022 तक जो सरकार उद्धव साहब ने चलाई उसमें भी महंगाई कम थी। दूसरी बात, 5 रुपए में शिव भोजन थाली थी। मतलब मुंबई में कोई गरीब घर का भी कोई रहेगा जिसका घर का कोई इधर आदमी नहीं है, रास्ते पे सो रहा है, वो भी 5 रुपए में जाके शिव भोजन थाली खा के अपना पेट भरता था। ऐसी चीज़ है। महंगाई कौन बढ़ा रहा है? अभी सेंट्रल से होते हैं महंगाई। 2.5 साल में बढ़ गई, 2.5 साल पहले कम थी। अभी इतना योजनाएं लाई ये गवर्नमेंट ने, जो चोरी करके गवर्नमेंट बनाया, उन्होंने इतना योजनाएं लाई, तो उसका जो पैसा जो सब महिलाओं को बांट रहे हैं 1500 रुपये हर महीने का, एडवर्टाइजमेंट उसका 254 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट सिर्फ किया था उसका। ये सब खर्चा निकालने का काम ये गरीब लोगों से होता है। नहीं, लेकिन जैसे, अच्छा धन्यवाद, आपने मेरे डब्बे का ख्याल रखा है। ये कह रहे हैं कि महिलाओं को जो पैसा मिल रहा है उसको चोरी करके दे रहे हैं। आप लोग को पैसा वैसा मिला? वो चोरी करके दे रहे हैं, क्योंकि हमारा पैसा ही हमको मिल रहा है। हम लोग जो टैक्स भरते हैं वो टैक्स का पैसा ही हमारे को मिल रहा है। कोई मेहरबानी नहीं कर रहे 3000 दे के। 3000 पे हम लोग का घर नहीं चलता है। 3000 दे के ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ाई है कि हमारा 3000 से 6000 का दिवाला निकल रहा है। लेकिन एक चीज आप यहाँ खड़े, अरे आपने तो बाकायदा मशाल जला भी रखी है।
जी। मशाल से ज्यादा दिल लगा या फिर वो तीर धनुष ज्यादा अच्छा था? नहीं, मशाल पहले से मशाल ही है और आखिरी दम तक मशाल ही रहेंगे आदित्य के साथ बस। लेकिन लोग बोल रहे थे कि आदित्य ठाकरे जो हैं चुनाव के समय दिख जाए तो दिख जाए, लेकिन ऐसे लोगों के बीच नहीं आ रहे। उनके पास इतने सारे मीन्स इतने बड़े आदमी है, वो हर जगह पे नहीं जा सकते ना। लेकिन आम आदमी को तो छोटा आदमी चाहिए ना जो उनके बीच आए, है ना। हाँ, वो तो आते ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। जो टाइम लगता है वीकली 2 से 3 बार वो यहाँ पे आते हैं, लोगों की समस्या जानते हैं। बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, उनका काम है बोलना, ठीक है। विरोधक है, विरोधक को छोड़ के और कोई नहीं बोल रहा है। आम जनता से आप पूछेंगे उनको, उनका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आया है, सरकार बनाने बिगाड़ने के लिए अभी कॉल चल रहा है। आपका भी वैसा कॉल तो नहीं था? नहीं, वो कॉल नहीं था, वो मेरे बीवी का कॉल था। हाँ, फिर तो जरूरी कॉल है ये तो आप मिस नहीं कर सकते। हाँ बराबर। इधर कौन सी चीज मिस हो रही है सर? आपको लग रहा है ये कह रहे हैं आदित्य ठाकरे साहब आते रहते हैं, इधर तो सब चीज मिस ही हो रही है। कौन सी चीज ऐसी नहीं कि वो अच्छी तरह से इधर लोगों को मिल रही है। हमारा जो बिजली चाल का जो सवाल था वो पहला था 20 माले का, अभी हो गए 40 माले का। इधर सब जो भोली भाली जनता रहती है क्या, तो उसको यहाँ से हटाने का सब प्रयास चालू है। हमको सिंपल क्वेश्चन है, एग्रीमेंट दिए बिना घर से बाहर निकल रहे सही है क्या? ये संवैधानिक अधिकार है, हमको एग्रीमेंट मिलना चाहिए। वो दिया बिना जा रहे हैं। मेरा एक सिंपल फंडा है, सिंपल क्वेश्चन टू सभी को है कि बहुत जब प्राइवेट बिल्डर भी अगर मान लो कल डेवलपमेंट करेगा और एग्रीमेंट नहीं देगा और लोग बेघर होंगे तो तब ये जिम्मेदारी लेगी कि सरकार हो या माड़ा हो कोई भी हो। ये गलत है, एग्रीमेंट दिए बिना घर से बाहर निकलना। मतलब एग्रीमेंट रिक्वायर्ड। और एक चीज मुझे आप जाते जाते मैं आप लोग से एक बार पूछ रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स का कौन ख्याल आप लोगों के रख सकता है? अभी आप लोगों के पास जो ऑप्शंस है, कोई एक आदमी को चुनना होगा आपके हिसाब से। आदित्य ठाकरे आपके हिसाब? अभी ये इस टाइम में कोई अभी ऐसा लायक आदमी है ही नहीं। वर्ली में कोलीवाड़ा बहुत बड़ा एरिया है और कोलीवाड़ा में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप यहीं के हैं? हाँ जी। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं। तो अभी आप लोगों को क्या लग रहा है, चुनाव आया तो आप लोगों के अच्छे दिन लेकर आएगा नहीं आएगा चुनाव के बाद? जी भी अभी आगे देखते हैं क्या अच्छे दिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बीते 5 साल में कोई अच्छा दिन? भाई वैसे कैसे है अच्छे दिन, वैसे कैसे अच्छे। तो ये बाबू ये तो बोलते हैं उद्धव ठाकरे साहब के बेटे आदित्य ठाकरे, अरे क्या इधर काय को इशारा करते हैं? अच्छा दोनों बोलेंगे ना, मिल के बोलेंगे। पोल खोलना है अपने को, मिल के बोलना है। मैं बैठूँ इधर बीच में? अरे बस देखिए ये जगह लोगों के बीच में मिल जाती है। भले सीट आपको ना मिले चुनाव में, लेकिन ऐसी जगह आम लोगों के बीच में आसानी से मिल जाती है। बरोबर बोलते हैं। तो एक बात बताओ, तो आदित्य ठाकरे तो बोलते हैं कि नहीं हमने तो बहुत अच्छा काम किया लोगों के लिए और लोगों का साथ भी मिलेगा। जो करेगा वही अच्छा करेगा। क्या बोले? किया अच्छा कुछ हुआ हो रहा है। क्या समस्या है? मतलब आप लोग यहाँ रह रहे हो तो क्या परेशानी आती है? अच्छा कुछ परेशानी नहीं है, सब मजे में। अच्छा अपन काम करेगा तभी 2 रोटी मिलेगा, काम नहीं करेगा तो कौन देने वाला है? क्यों बाबू आप अकेले बैठे मुस्कुरा रहे हो? ये आता है हाँ, भाग रहे क्या? ये क्या लिखा है टी शर्ट में? क्या लिखा है एक बार दिखा दो है? अच्छा ये टी शर्ट में क्या लिखा है? खोल के तो दिखाओ। क्या खोल के देखने का है? ये दहीहांडी का है। ये एकदम पहने ना अंदर एकदम छुपा के रखे हैं। छुपाया जो है वो क्या निकलता है ये तो देखे ना शर्ट के अंदर से। हाँ क्या ये देखिए किसका है ये? हाँ ये किसका है? उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे का। तो दिल में वही है क्या? वही है। हाँ वही है। तो आप जैसे लोगों के लिए काम करते बरोबर? करता है। हाँ करते। तो इस बार एक बात बताओ मेरे को, ये जो हुआ शिवसेना बंटवारा हुआ ना कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे अलग हुए, ठीक हुआ कि गलत हुआ? वो ठीक हो गया, वो भी ठीक हो गया। थोड़ा बहुत वो भी काम कर रहे हैं। ज़्यादा अच्छा कौन से शिवसेना काम कर रही है? अभी तो जो यही कर रहा है समझो। कौन? शिंदे। कौन सा अच्छा काम लगा अभी? अभी समझो ये बहन का ये योजना निकाला है, ये निकाला है, लेकिन महंगाई बहुत किया। कोथिंबीर लेने को जाएगा 60 रुपया, टमाटर लेगा 60 रुपया के बीच में। क्योंकि आप लोग वर्ली से हैं, वर्ली बोले तो लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी है और कोलीवाड़ा भी है ना? मतलब 2 अलग अलग वर्ली देखने को मिलता है। बराबर। हाँ बराबर, स्लम भी है और बिल्डिंग्स भी है, टावर्स भी है। हाँ
ऐसा क्या कि जो स्लम्स हैं उसमें कोई काम हुआ है? अभी जो वादा किया था वो निभाया? अभी क्या हुआ, पिछले मतलब साल आए ना, कुछ काम अभी तक हुआ नहीं है। बहुत लोग परेशान हैं, उनको कुछ चेंज चाहिए। क्योंकि क्या मालूम है, अगर उनके पास कुछ कंप्लीट गए ना तो उधर जाना पड़ता है बैंड्रा में। लोकल चाहिए उनको कि जमीन पे घूमने वाला और घर घूमने वाला है, ऐसा नेता चाहिए। तो ऐसा कोई नेता किसी पार्टी से खड़ा हुआ है क्या? MNS महाराष्ट्र नवसेना संदीप देशपांडे। आपको लगता है वो भी तो कॉर्पोरेटर रह चुके हैं ना, संदीप देशपांडे? संदीप देशपांडे कॉर्पोरेटर। जैसे मिलिंद देवड़ा, वो भी तो इधर MP रहे। MP थे, उनका भी है अभी। ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे महाराष्ट्र में, तो आपको लग रहा है कि नहीं जो सरकार है वो अच्छा कर रही है, या जो 2.5 साल पहले सरकार थी वो ज़्यादा अच्छा कर रही थी, या अब नई कोई आएगी तो वो अच्छा करेगी? ये 2.5 साल पहले जो कोरोना का था सीजन, तो उस समय तो पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, बिकॉज हम घर पे ही थे, कुछ समझ में आया। अभी की सरकार जो है, गवर्नमेंट है, वो भी अच्छा काम कर रही है। बट यही है कि अब जनता को चुनना है कि किसके साथ जा रहा है। हमारे हिसाब से तो अभी की सरकार अच्छा काम कर रही है। महायुति महायुति अच्छा काम कर रही है। एकनाथ शिंदे साहब अच्छा काम कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस सर भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी एक चीज़ मैं बताता हूँ, डब्बा टाइम हो गया ना, तो मैं चाहूँगा आप मेरे लिए इस डब्बा को खोलिए, तो इसमें कुछ है आपके लिए। क्या बात कर रहे हो? सरकार मतलब पार्टी बोलती है हम आपके लिए डब्बा ला रहे हैं, चुनावी डब्बा, लेकिन वो खोलती नहीं है। पहला हिस्सा आप खोलो, क्या नहीं करता है? एक ही चीज़ उठाने का उसमें क्या है? इसमें पर्ची है। पर्ची है, क्या है? उसको खोल के देखने का आज के लिए एक ही पर्ची खुलेगी। मराठा आरक्षण। ये मुद्दा है क्या इधर? नहीं, ऐसा कुछ मुद्दा इधर ही नहीं। मराठा आरक्षण का इधर से मिक्सअप है। मराठा भी है, और कोली है, आगरी है, बहुत मतलब सब है इधर। यहाँ पे सब है, कोली क्रिश्चियन सब है। तो मराठा आरक्षण का जो हम लोग सुनते थे, इधर आओ ना भाऊ, मेरे को इधर। आरक्षण तो कुछ भी नहीं है। होना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, डब्बा वाला अगर गृह लक्ष्मियों के पास ना पहुंचे तो शायद वो कहीं और नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये डब्बा खाली लेकर जाने का कोई मतलब ही नहीं। और गृह लक्ष्मी इस बात की पूरी तस्दीक करती हैं, ख्याल रखती हैं इस बात की कि डब्बा खाली ना रहे, वो सही जगह पर पहुंचने से पहले सही टेस्ट के साथ भरा रहे। बरोबर बोलते? ओके, बराबर। अच्छा, देखिए, हम कोलीवाड़ा में हैं, वर्ली के अंदर, और यहाँ पे मैंने देखा कि आप सब योग कर रहे थे, है ना? रोज करते हैं? रोज करते हैं। मेरे को अभी 12 साल हो गए इधर। हाँ, योग साल लगातार, हाँ, रेगुलर आते हैं हम लोग। और इधर क्या है, इधर 40 साल 50 साल शिवसेना है, लेकिन उनका कुछ नहीं। इधर हमारे गांव में है ना, सब ये गांव की है, उनके आदेश से कुछ नहीं होता। डेवलपमेंट अभी 25 साल हो गए, डेवलपमेंट हो जाएगा, तो अभी कुछ नहीं हुआ है इसका। उधर शिवसेना कुछ नहीं करेगी, भाजपा कुछ नहीं करेगी, राष्ट्रवादी भी कुछ नहीं करेगी। ये शिंदे शिवसेना वो अभी आई है, उसका अभी कुछ नहीं है। अभी नया है वो। और जब शिंदे, हाँ, नया है, और उन्होंने जो लाड़की बहन स्कीम निकाला है वो मेरे ख्याल से 100% बराबर नहीं है। एक्चुअली सीनियर सिटीजन के लिए निकालना चाहिए। आफ्टर 60 ईयर, 60 साल के बाद जिनको उनको मदद चाहिए, उनको नहीं मिल रही है। मतलब वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सबको नहीं मिल रहा है। आपको मिला? नहीं। हाँ, तभी थोड़ा सा उदासी छाया हुआ है ना ताई? मैं क्या बोलता, आपने फॉर्म भरा था? हो, भर लो। मिला आपको? हाँ बेटे। ये देखो, आपको नहीं मिला, इनको मिला। इधर पार्टी आप ले सकते हैं, है ना? जैसे डब्बा वाला के डब्बा में अलग अलग आप लोग डिशेस डालते हैं ना, वैसे ही अगर नेता डब्बा वाला है तो उनका डब्बा में कौन सा डिश होना चाहिए आप लोगों के वास्ते? कौन सी चीज होनी चाहिए जो आप लोग को लगता है कि ये जरूरी है, आप लोग को मिलना चाहिए? सब्जी और चपाती। सब्जी और चपाती। मतलब अभी महंगाई बहुत हुई है ना, कैसा करेगा? और ये जो आपके CM है शिंदे साहब, वो कैसे काम करते हैं? क्या ही करता काम, कुछ नहीं। आपके हिसाब से फेवरेट आपका कौन होगा? आपको कौन लगता है कि ज्यादा अच्छा काम कौन कर रहा है? आदित्य ठाकरे अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको फिर से आना चाहिए। हाँ। और इसके अलावा जो मिलिंद देवड़ा है, वो तो MP है ना, उनको आप लोग खासदार बोलते हैं। हाँ। तो उनके आने से कोई फायदा नहीं।
नहीं। अगर कोलीवाड़ा की बात की जाए तो यहाँ पर कोली समुदाय ज्यादा रहता है या सब मिला जुला है यहाँ? सब है ज्यादा सब लोग है लेकिन कोली समाज ज्यादा है, कोली समाज ज्यादा है। हाँ। और इसके अलावा जैसे नेता आप लोगों को कब कब दिखते हैं? 5 साल में एक बार दिखते हैं वोट लेने के वास्ते? नहीं, कुछ त्योहार होता है आते हैं, त्योहार होता है ना तो आते हैं, त्योहार होता है तो आते हैं हाँ त्योहार। इस बार जैसे चुनाव में MNS की तरफ से भी संदीप जी उतारे गए ना, देशपांडे जी, पहली बार पिछले चुनाव में नहीं थे। इस बार बीजेपी और शिवसेना शिंदे उन्होंने अपना एक कैंडिडेट दिया है ना, मिलिंद देवड़ा, और सामने आदित्य ठाकरे। तो किसके लिए रास्ता मुश्किल है? आदित्य ठाकरे पिछली बार तो बहुत अच्छे से जीते थे, इस बार मुश्किल है? लेकिन अभी मुश्किल है, अभी थोड़ा मुश्किल है। मैं आता हूँ इधर। हमारा वो छोटा रोड पड़ता है ना, इसलिए वो ट्रैफिक जाम हो जाता है दोनों तरफ से, वो बाइक लगाते हैं सब लोग। हाँ, इधर कुछ नहीं, हम लोग को सब है, सब स्कूल अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, हॉस्पिटल अच्छा है। बारिश में मैंने सुना बहुत दिक्कत हुआ था इस बार। नहीं कुछ नहीं, इतना नहीं, रोड ही उसका कुछ है। यानी देखिए मूलभूत जो सुविधा है उसकी वजह से। हाँ, रहता नहीं पानी बारिश का इधर रहता नहीं, समुद्र में जाता है। और पीने का पानी? पीने का हमें को बहुत आता है, पानी का कुछ प्रॉब्लम नहीं इधर। तो ये तो बात हुई है वर्ली विधानसभा सीट की, जहां 2019 में जहां आदित्य ठाकरे के लिए राह बिल्कुल आसान नजर आ रही थी और नतीजा ये था कि 65% वोट उन्हें मिले थे। लेकिन इस बार ये राह उतनी आसान नहीं होगी, चाहे मिलिंद देवड़ा का मैदान में उतरना हो या फिर BDD जैसे अहम मुद्दे जो हर राजनीतिक पार्टी के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, और लोगों की उम्मीद इन समस्याओं के समाधान की जरूर है। बहरहाल आज की खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुंबई की किसी नई सीट पर नए लोगों और नए मुद्दों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।